फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टडी करने वाले हैं। आपका ग्रेजुएशन लेवल का न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो डिटेक्टर वाला टॉपिक है उसका ये आपका रहेगा। और डिटेक्टर के अंदर हम काफ़ी सारे डिटेक्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें आपका आयनाइजेशन चैम्बर आता है, प्रोपोर्शनल काउंटर आता है, उसके बाद आपको पता है जीएम काउंटर आता है, गीगर मुलर काउंटर है ना, उसके बाद सिंटिलेशन चैम्बर आता है और उसके बाद आता है क्लाउड चैम्बर। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम क्लाउड चैम्बर के बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। नेम से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, इसका नेम जो है क्लाउड चैम्बर। क्लाउड चैम्बर का मतलब अभ्रकोष्ठ। क्लाउड किसको कहते हैं आपको पता है? बादल को कहते हैं, है ना। बादल को क्लाउड कहते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि जो क्लाउड होते हैं एक चैम्बर के अंदर किस तरीके से क्लाउड बनते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं क्लाउड चैम्बर के बारे में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश में हम देखिए इसको स्टडी करते हैं। क्लाउड चैम्बर के बारे में होता क्या है, सबसे पहले CTR विल्सन एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट क्लाउड चैम्बर इन 1912। 1912 में CT विल्सन ने पहला क्लाउड चैम्बर बनाया था। वास्तव में डिटेक्टर जितने भी हमें पढ़ने हैं, डिटेक्टर का काम क्या होता है पहले वो समझ लो। कोई भी डिटेक्टर है, संसूचक है, उसका काम है कि उसमें जो आयन आ रहा है, चाहे वो अल्फ़ा आ रहा है, चाहे वो बीटा आ रहा है, चाहे वो पार्टिकल आ रहे हैं अल्फ़ा बीटा या गामा रेज आ रही हैं, वो जब यहाँ से पास करता है ना चैम्बर से, तो चैम्बर के अंदर भरी होती है गैस, और गैस के होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल, है ना, गैसों के अणु। जब ये रे ऑफ लाइट, चाहे गामा रे हो चाहे अल्फ़ा बीटा पार्टिकल हो, जब यहाँ पे आते हैं तो इस एटम जो इसके अंदर हैं, जो ब्लू कलर के दिखाए हुए हैं या मॉलिक्यूल हैं, इनको कर देते हैं आयनाइज, आयनित कर देते हैं। यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं और इनको आयन बना देते हैं, प्लस प्लस आयन बना देते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं। इससे इनकी इंटेंसिटी पता चल जाती है, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी की अल्फ़ा बीटा पार्टिकल आएंगे या गामा रेज आएंगी, उतने ही ज़्यादा यहाँ आयन बनेंगे। जितने ज़्यादा यहाँ आयन बनेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ से करंट मिलेगा। क्योंकि आयन बनेगा तो प्लस और माइनस दोनों, प्लस जाएगा पॉजिटिव की नेगेटिव की ओर और इलेक्ट्रॉन जाएगा पॉजिटिव की ओर, उससे करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन करंट। तो आयनाइजेशन करंट से हम ये एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कौन सा पार्टिकल आ रहा है। यहाँ से पार्टिकल डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी से ये डिटेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और आयनाइजिंग पावर के बारे में आपको पता है किसकी ज़्यादा होती है। आयनाइजिंग पावर, गैस को आयनाइज करने की पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल की होती है, उससे कम बीटा की होती है, याद रखना, और सबसे कम गामा की। ये है आयनाइजेशन पावर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे चैप्टर में काम आती है और इसमें भी काम आती है। आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की होती है, उससे कम बीटा की होती है, सबसे कम गामा की होती है। यानी कि जब किसी भी गैस से भरे हुए चैम्बर में से अल्फ़ा पार्टिकल पास करेगा तो वो बीटा और गामा के कंपैरेटिवली 100 गुना ज़्यादा मॉलिक्यूल को आयनाइज करेगा, 100 गुना ज़्यादा अणुओं को आयनित करेगा, जबकि गामा के कंपैरेटिवली 100 गुना 100 यानी कि 10,000 गुना ज़्यादा वो क्या करेगा, अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करेगा, आयनित करेगा। तो अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा है 100 टाइम्स टू बीटा एंड 10,000 टाइम्स टू अल्फ़ा। इसी तरीके से बीटा की पावर गामा से 100 टाइम्स ज़्यादा है, किसमें? आयनाइजेशन करने में, गैस का आयनन करने में, भेदन में नहीं। जब आप भेदन की बात करोगे ना कि कितना वो किसी चीज़ को भेद सकता है, पार जा सकता है, तो उसमें उल्टा है, सबसे ज़्यादा वो गामा की होती है। तो अल्फ़ा से बीटा की 100 टाइम्स ज़्यादा और बीटा की गामा से 100 टाइम्स आगे ज़्यादा। भेदन क्षमता, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा गामा की होती है, उससे कम बीटा की, फिर अल्फ़ा की। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पावर की, अल्फ़ा की ज़्यादा है, बीटा की कम है, गामा की उससे कम है। अब अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, इट मीन्स
अल्फ़ा के लिए देखिए कर्व दिख रहा है, अल्फ़ा के लिए जो कर्व बनेगा, अल्फ़ा के लिए जो आपको एक तरीके से कह सकते हो जो पाथ बनेगा या उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो देखिए ज़्यादा स्ट्रेट, तो ये तीनों ही हैं। अल्फ़ा के लिए वो ज़्यादा थिक बनेगा, मोटा बनेगा, बीटा के लिए उससे थोड़ा बारीक, और गामा के लिए बिल्कुल डॉटेड बनेगा। क्योंकि यहाँ लिखा तीव्र गतिशील आवेशित कण, यानी कि आप कह सकते हो फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये स्लो मूव करते हैं जब अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा के लिए ज़्यादा मोटा होता है, बीटा के लिए थोड़ा पतला होता है। अल्फ़ा के लिए थिक होता है, बीटा के लिए थिन होता है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा की पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, अल्फ़ा की आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा। अल्फ़ा बीटा से ज़्यादा आयनों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि एक अल्फ़ा से एक बीटा की कंपैरेटिवली अल्फ़ा 100 गुना ज़्यादा आयनाइजेशन पावर रखता है। तो आपको बस वो सीक्वेंस ध्यान रखना है, ये मैंने पहले आपको जस्ट बताया है किस तरीके से होता है। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग में। तो देखिए ये है क्लाउड चैम्बर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वही मैंने बताया। इन विच फाउंड, उसने क्या फाउंड किया कि जो वेपर होती है कंडेंस हो जाती है, कंडेंस्ड ऑन आयन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल इन सुपर सैचुरेटेड वेपर एंड लिक्विड ड्रॉप्स जनरेट्स ड्यू टू कंडेंसेशन आर विजिबल इन इंटेंस लाइट। देखो इसका मैं मेन बात बता देता हूँ मोटी मोटी, इसमें भी देखिए जो फर्स्ट पैरा है बिल्कुल सेम। C.T. विल्सन ने 1912 में पहला क्लाउड चैम्बर बनाया। उसने क्या देखा कि सुपर सैचुरेटेड जो वाष्प होती है, अति संतृप्त वाष्प, और अति संतृप्त वाष्प यहाँ सुपर सैचुरेटेड वेपर कैसे बनाते हो आपको भी पता है। वो वेपर सुपर सैचुरेटेड होती है जो बिल्कुल बिल्कुल अभी लिक्विड में कन्वर्ट होने ही वाली है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट होने ही वाली है गैस, लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट होने ही वाली है। तो सुपर सैचुरेटेड वेपर जो होती है उसके अंदर जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल आता है, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल आया मान लो, और ये गैस है उसके चैम्बर के अंदर, गैस का यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, अब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, इनको प्लस प्लस लगा दिया, आयन बना दिया इनको, ये इनको क्या करेगा, मॉलिक्यूल को आयन बना देगा। अब इस आयन के चारों ओर इसके अंदर भरी हुई है क्या, सुपर सैचुरेटेड वेपर बड़ी हुई है, जो मैंने ऐसे ऐसे डॉट डॉट लाइन लगा रखी है। अब वो क्या करेगी, मैं ग्रीन कलर से दिखाऊँ, इसके चारों ओर आके चिपक जाएगी सबके, और उससे कुछ बादलों की तरह कुछ धुंध सी छा जाएगी हर एक के चारों ओर। जब ऊपर से लाइट गिराएंगे इसके ऊपर, एक बहुत ही हाई इंटेंस लेज़र कह सकते हो आप, हाई इंटेंस लाइट गिराओगे तो ये चमकने लगेगा, ठीक है ना। ये जो बूंदें हैं ये जो लिक्विड की ड्रॉप बन जाएंगी इसके चारों ओर, सारे के सारे आयंस जो बने हैं, आयंस के चारों ओर लिक्विड की ड्रॉप बन जाएगी और वो चमकेगी रोशनी के अंदर। ये लिखा है, कोई आवेशित कण आयन उत्पन्न करता है, आयन उत्पन्न किया तब आयन वाष्प संघनित हो जाती है, उसके चारों ओर क्या हो जाती है, कंडेंस्ड हो जाती है वेपर, और संघनन से बनने वाली द्रव बूंदें तेज रोशनी में चमकती है। यही इसका काम है, यही डिटेक्शन का तरीका है। अब देखिए इसके डायग्राम को समझते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद जब थ्योरी पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। ये इसका डायग्राम है, देखिए कितना सुंदर डायग्राम है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये दो कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा फॉर 3D फोटोग्राफी, 3D फोटोग्राफी के लिए दो कैमरा लगे हुए हैं। बीच में ये प्लेट P है, ये पिस्टन है, एक तरीके से P पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। फिर देखिए यहाँ पे जो स्विच लगी हुई है उस पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ये प्लस और माइनस लगा हुआ है, ये वाली साइड प्लस से अटैच्ड है, ये नीचे वाली साइड ये पिस्टन माइनस से, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि इसमें प्लस माइनस इसलिए लगे है कि जैसे ही यहाँ से लाइट आएगी, देखो L से, इस L से लाइट आ रही है, यहाँ से तीव्र प्रकाश इंटेंस लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या भरी हुई है, वेपर प्लस कोई भी गैस। अब वो गैस आयनाइज होगी तो उसके आयन नीचे की ओर मूव करेंगे नेगेटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव करेंगे पॉजिटिव की ओर, ठीक है ना। उस केस के अंदर जो आयन है, आयन के ऊपर वेपर आके कंडेंस हो जाएगी, उसको इस कैमरे से देख लेंगे बस। ऊपर ये कांच की देखो खिड़की लगी हुई है, ग्लास विंडो लगी हुई है बिल्कुल ऊपर, और नीचे पिस्टन लगा हुआ है। इसके पूरे बीच की स्ट्रक्चर को सी बोला जाता है, जिसको आप कह देते हो चैम्बर कह देते हो, क्लाउड चैम्बर। वो ये इतना ही है, इसमें क्लाउड बनेंगे क्योंकि जब यहाँ से लाइट आएगी यहाँ पे आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की ओर, आयंस जाएंगे नेगेटिव की ओर। जो आयंस बनेंगे उसके चारों ओर इसमें जो वाष्प भरी हुई है, वेपर भरी हुई है, वो वेपर इसमें कंडेंस हो जाएगी। जब वेपर कंडेंस हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा,
और ऊपर से यहाँ से लाइट और डाली जाएगी फिर, और लाइट पहले ही आ रही है आपको पता है, और वो उससे क्या से चमकने लगेंगे और उसको इससे पिक्चर से देख लेंगे। तो इस तरीके से उसकी फ़ोटो खींच लेंगे, इससे उसका बिहेवियर पता चल जाएगा कि थिक है तो अल्फ़ा है, थोड़ा थिन है तो बीटा है, और डॉट डॉट है तो आप कह सकते हो चार्ज पार्टिकल उसमें जा रहा है। तो वही है, देयर इज़ अ चैम्बर सी इन विच वेपर इज़ फिल्ड, बिल्कुल ठीक है। कोस्ट सी होता है जिसमें वाष्प भरी रहती है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों पैरेलल चलने देंगे। देखिए, सी वेपर फील्ड, वाष्प भरी होती है, उदाहरण के लिए वायु और जल वाष्प, आवश्यक रूप से इसमें से बोला है। फिर वन एंड इज क्लोज्ड बाय विंडो W मेड ऑफ ग्लास, अदर एंड अटैच्ड टू पिस्टन P विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन इन द चैम्बर बाय मूविंग द पिस्टन वेरी फास्ट। पिस्टन को मूव कराएंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और रुदोषम प्रसार करवा सकते हैं। एक सिरे पे कांच की खिड़की है, W बंद है, दूसरे सिरे पर पिस्टन लगा है, तेज़ी से पिस्टन को गति करवाएंगे, रुदोषम प्रसार किया जाता है। तो वही चीज़ बोली है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। ये जो पिस्टन है इसको तेज़ी से मूव करवाते हैं, अंदर बाहर दोनों करवा सकते हैं। अरे अंदर करवाएंगे तो रुदोषम संपीडन होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। नीचे की ओर तेज़ी से खींचेंगे तो एडियाबैटिक कंप्रेशन की बजाय क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, रुदोषम प्रसार होगा। अब जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो गैस होती है ठंडी, क्योंकि गैस की इंटरनल एनर्जी जो है वो लो हो जाती है जब एक्सपेंशन करते हैं, तो आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, गैस हो जाएगी ठंडी। गैस ठंडी होगी मतलब उसमें जो वाष्प भरी है, जो वेपर भरी हुई है, वो क्या हो जाएगी, ठंडी। ठंडी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कंडेंस्ड, ठंडी होकर जमेगी, लिक्विड ड्रॉप में बदलेगी। और वो लिक्विड ड्रॉप नीचे नहीं गिरेगी पिस्टन पे, वो उसके अंदर जो तैर रहे हैं, कौन, आयंस जो बने हैं, इधर से जो लाइट आई उस लाइट की वजह से जो आयंस बने हैं, यानी कि इधर से जो अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो भी इस पर गिराया उसकी वजह से जो आयंस बने हैं, उस आयंस के ऊपर ही चिपक जाएगी और बूंदें लटकती रहेंगी, चमत्कार की तरह बूंदें लटकेंगी उसके अंदर। लटकें किस वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लटकेंगी, और उनको यहाँ से देखा जाएगा। समझ आ पा रहे हो ना बात सारी। यही क्लाउड चैम्बर का कंसेप्ट है, यही क्लाउड चैम्बर का कंसेप्ट है। अब देखिए वही लिखा हुआ है, गैस ऑफ चैम्बर गेट कूल्ड बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठंडी हो जाती है, तेज़ी से ठंडी हो जाती है। गैस बिकम सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज मच लेस टू प्लेन सरफेस ड्यू टू वेपर कंडेंस्ड, यानी कि जो प्लेन सरफेस है उसकी बजाय जो कंडेंस्ड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर है, उसका प्रेशर कम है, इसीलिए वो क्या करेगा, प्लेन पे नहीं गिरेंगी, वो उसके साथ चिपक जाएंगी, बस इतना ध्यान रखना, चिपक जाएंगी। और साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा एज टाइम पासेस, साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, जैसे टाइम निकलेगा बूंदें बड़ी होती जाएंगी और बिकम्स लिक्विड ड्रॉप्स, और बड़ी बड़ी लिक्विड ड्रॉप बन जाएंगी। यही सारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है भाई। अब देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया, इसको अच्छे से बना लेना। फिर देखिए 0.1 सेकेंड तक ही ये रह सकता है। कहने का मतलब एक बार अगर हमने, देखो अगले प्रसार चक्कर से पहले कोष्ठ में बचे हुए आयनों को हटा लेना चाहिए, यानी कि जो पिछले आयन हैं उनको हमें हटा देना पड़ेगा, ताकि नया जो हमारे पार्टिकल आए, नए जो अल्फ़ा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो भी आए, उनको डिटेक्ट किया जा सके। और उसके लिए कितना टाइम है, 0.1 सेकेंड, यानी कि ओनली 0.1 सेकेंड तक ही हम उसको ढंग से देख पाएंगे, उसके बाद वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ये उसका सुग्राही टाइम ही 0.1 सेकेंड है। 0.1 सेकेंड के बाद जब हमें अगला चक्कर चलाना है, अगली बार हमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन करना है, प्रसार या संपीड़न करना है, तो उसके लिए हमें पिछले आयन्स को हटा लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या लगा हुआ है, कांच की खिड़की लगी हुई है, धातु की वलयार पिस्टन P के बीच में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। अभ्र कोष्ठ में आयनों पर संघनित बूंदों का फोटोग्राफ लेते हैं, तीव्र प्रकाश में प्रदीप्त करते हैं, घटना को बस फ़ोटो खींच लेते हैं वगैरह वगैरह। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये आयनों को बाहर निकालने के लिए लगाया गया है। आयन वैसे देखिए तो पॉजिटिव है, तो वो पिस्टन से चिपक जाएंगे, पिस्टन को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से विंडो से भी बाहर निकाल सकते हैं, इसकी पोलैरिटी चेंज करके कैसे भी कर सकते हैं। ट्रैक हमने बता दिया। यही बोला है कि अभ्र कोष्ठ को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखने पर अगर क्लाउड चैम्बर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के ट्रैकों में भेद किया जा सकता है। ठीक है। फिर कणों के पथों के चित्र से पथ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है, उससे आवेश और संवेग, चार्ज और मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें
रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाए पार्टिकल की। पार्टिकल का पाथ तो पता चल ही जाएगा किस पाथ पे जा रहा है, जैसे ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है तो उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। कण के वाष्प विभिन्न प्रकार के कण वाष्प में विभिन्न आयनन उत्पन्न करते हैं, इस कारण उनके ट्रैक भी अलग अलग होते हैं। अल्फ़ा ज़्यादा करता है तो उसका ट्रैक मोटा है, ठीक है। बीटा कम करता है आयनाइजेशन, उसका ट्रैक पतला है। गामा बिल्कुल कम करता है, बिल्कुल पतला है। यहाँ पे ये देखो स्लो मूव करें, फास्ट मूव कर, अगर अल्फ़ा बीटा को फास्टली मूव कराएं तो भी ऐसा बनेगा डॉट डॉट, ठीक है। गामा का भी डॉट डॉट बनता है, ठीक है। तो वही लिखा है, अल्फ़ा का चौड़ा अधिक घनत्व वाला ट्रैक है, अंत में मुड़ा हुआ है, जबकि मंद वेग वाले कम घनत्व का और पतला है बीटा के लिए, ठीक है ना। उत्पन्न होते हैं तीव्र गति वाले के लिए डॉट डॉट होता है, वही लिखा है। क्लाउड चैम्बर वर्क्स प्रॉपरली ओनली फॉर 0.1 सेकेंड आफ्टर एक्सपेंशन, हैंस इट इज नेसेसरी फॉर नेक्स्ट एक्सपेंशन टू विदड्रॉल रेस्ट ऑफ द आयन्स रिमेनिंग इन प्रीवियस एक्सपेंशन फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड वगैरह वगैरह। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 3D डायग्राम बनाया गया है और उनसे जज हो जाता है। सारा हमने बता दिया है। तो क्लाउड चैम्बर में कुछ नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें है क्या, कुछ खास बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। 20 मिनट का लेक्चर नहीं है, ये छोटा सा लेक्चर है। कुछ नहीं किया है, कैमराज लगे हैं फ़ोटो लेने के लिए। इसमें से एक आयन पास किया, अल्फ़ा मान लो पास किया। अल्फ़ा जब पास किया तो उसकी वजह से इसमें क्या बन गए, आयन्स बन गए प्लस प्लस प्लस। अब उस आयन के ऊपर क्या हो गई, आके चिपक गई क्या, लिक्विड, जो उसके अंदर क्या है बूंदें बन जाएंगी, ठीक है ना। पहली बात तो चिपका क्या इसके ऊपर, वेपर आप आके चिपक गई, वेपर इसकी ओर आ रही है। एकदम पिस्टन को नीचे खींच दिया, पिस्टन को नीचे खींचा तो हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उससे गैस हो गई, उसके अंदर जो वेपर है वो होगी ठंडी, वेपर ठंडी होगी कंडेंस्ड होगी। तो ये हर पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर ये जम गई और किस में बदल गई, वाटर में या लिक्विड में चेंज होगी, कह सकते हो लिक्विड में चेंज होगी। अब वो उसमें तैर रही है, फ्लोट कर रही है, नीचे नहीं गिर रही, ऊपर फ्लोट कर रही है। और उसको इस से फ़ोटो खींच लेते हैं और हमें पता चल जाता है इसके बारे में इजीली, ठीक है दोस्तों। ये आज का हमारा टॉपिक था पूरा क्लाउड चैम्बर के बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी लेक्चर देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, विज़िट करें। और जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके लिए मेहनत कीजिए। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।